आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत के भविष्य को दो अलग अलग नजरियों से देखते हैं। एक नजरिया है बड़े बड़े लक्ष्यों का, जिन्हें हम ऊपर से नीचे यानी एक टॉप डाउन अप्रोच से हासिल करना चाहते हैं, जैसे विकसित भारत 2047। और दूसरा नजरिया है जमीनी हकीकत का, जहां बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है, सालों की मेहनत के बाद। आज हम देखेंगे कि इन दोनों रास्तों में मतलब क्या चुनौतियां हैं और कौन सा रास्ता भारत को उसकी मंजिल तक ले जाएगा। बिल्कुल। हमारी पड़ताल शुरू होगी इसरो के हालिया मिशन फेलियर से। ये हमें संस्थानों के अंदर की वो पारदर्शिता पर सोचने को मजबूर करता है। फिर हम फिल्म सेंसरशिप की दुनिया में चलेंगे, जहां नियमों की अस्पष्टता क्रिएटिविटी और बिजनेस दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और फिर हम विकसित भारत की नींव पर भी बात करेंगे। इसमें बच्चों के शुरुआती विकास में निवेश से लेकर उच्च शिक्षा के पूरे सिस्टम को बदलने वाले एक नए बिल तक सब कुछ शामिल है। और अंत में ऊर्जा के भविष्य पर एक ऐसा विश्लेषण है जो शायद जमीन के इस्तेमाल को लेकर आपकी पूरी सोच बदल देगा। तो चलिए इन सबको जोड़कर भारत की आज की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो आज सुबह ही आई है। इसरो का PSLV C62 मिशन लॉन्च के कुछ ही मिनट बाद फेल हो गया। हाँ, और चिंता की बात यह है कि ये लगभग मई 2025 में हुए PSLV C61 फेलियर जैसा ही है। बिल्कुल, दोनों ही बार गड़बड़ी रॉकेट के तीसरे स्टेज में हुई। हाँ, और स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं लगती। पिछली बार C61 में चेंबर प्रेशर में गिरावट आई थी और इस बार C62 में रोल रेट डिस्टर्बेंस देखा गया। रोल रेट डिस्टर्बेंस मतलब? आसान भाषा में कहें तो रॉकेट अपने ही अक्ष पर बेकाबू होकर घूमने लगा था, जिससे उसे सही दिशा में ले जाना नामुमकिन हो गया। जब एक ही तरह की समस्याएं बार बार आती हैं तो सवाल किसी एक पुर्जे पर नहीं बल्कि पूरी क्वालिटी चेक प्रोसेस पर उठता है। लेकिन यहाँ पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो रॉकेट फेलियर नहीं है, वो है पारदर्शिता की कमी। हमारे सूत्रों का कहना है कि C61 मिशन की जो फेलियर एनालिसिस कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट कभी पब्लिक ही नहीं की गई। अच्छा, उसे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दिया गया। और यही तो असली मुद्दा है। अगर पिछली रिपोर्ट के नतीजों पर खुलकर चर्चा होती तो क्या आज C62 की विफलता को टाला जा सकता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इसरो भारत के लिए गर्व का प्रतीक है, लेकिन ये सिर्फ सफलताओं पर नहीं बल्कि अपनी गलतियों से सीख ले और पारदर्शी रहने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। इस तरह की घटनाओं का असर सिर्फ प्रतिष्ठा पर नहीं पड़ता। मतलब आप कह रही हैं कि इसका एक आर्थिक असर भी होता है? बिल्कुल। PSLV दुनिया भर की सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक भरोसेमंद और किफायती रॉकेट माना जाता रहा है। लेकिन जब दो मिशन एक ही तरह से फेल होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियां सतर्क हो जाती हैं। वो PSLV लॉन्च का जोखिम ज्यादा मानेंगी, जिससे बीमा का प्रीमियम बढ़ जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत वैश्विक लॉन्च बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो सकता है। तो ये सिर्फ एक रॉकेट की कहानी नहीं है, ये भरोसे की, पारदर्शिता की और भारत की कमर्शियल स्पेस महत्वाकांक्षाओं की कहानी है। इसरो में पारदर्शिता की ये कमी ये सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। हमारे स्रोतों में एक और फील्ड का जिक्र है जहां नियमों का धुंधलापन और मनमानी प्रक्रियाएं बिजनेस और आर्ट दोनों को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, यहाँ दो तमिल फिल्मों का उदाहरण दिया गया है, पराशक्ति और जननायकन। पराशक्ति जो है वो 1960 के दशक के हिंदी विरोधी आंदोलनों पर बनी एक ऐतिहासिक फिल्म है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC ने इसमें इतने सारे कट सुझाए हैं कि फिल्म बनाने वालों को लग रहा है कि वो एक तरह से ऐतिहासिक तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा मामला तो और भी अजीब है। सुपरस्टार विजय की फिल्म जननायकन जो पोंगल पर रिलीज होने वाली थी, इसे जांच कमेटी ने US 16+ सर्टिफिकेट देने की सिफारिश कर दी थी। सब कुछ तय था। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यह हुई कि रिलीज से कुछ ही दिन पहले CBFC के अध्यक्ष ने इसे एक रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया। कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया। और यही वो प्रक्रियात्मक अनिश्चितता है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। रिलीज की तारीखें महीनों पहले तय होती हैं, मार्केटिंग पर करोड़ों खर्च होते हैं। जब आप आखिरी समय में इस तरह का रोड़ा अटकाते हैं तो आप सिर्फ रचनात्मक स्वतंत्रता पर हमला नहीं कर रहे, आप पूरे बिजनेस मॉडल को खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल। ये फिल्म मेकिंग को एक जुए में बदल देता है, जहां दांव इस बात पर नहीं लगता कि दर्शकों को फिल्म पसंद आएगी या नहीं, बल्कि इस बात पर कि कमेटी के किसी सदस्य का मूड कैसा होगा।
तो हमने देखा कि कैसे इसरो और सीबीएफसी जैसे संस्थानों में प्रक्रियात्मक स्पष्टता की कमी भारत की महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में बाधा बन रही है। अब बात करते हैं समाधानों की। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल करने के लिए नींव कहां से रखी जानी चाहिए? एक सोर्स का तर्क है कि इसकी शुरुआत रॉकेट या फिल्मों से नहीं बल्कि हमारे बच्चों से होती है। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। लेख में जीवन के पहले 3000 दिनों पर फोकस किया गया है। 3000 दिन मतलब गर्भधारण से लेकर बच्चे के 8 साल का होने तक। वैज्ञानिक रूप से ये साबित हो चुका है कि इसी दौरान इंसान के मस्तिष्क का 80 से 85% विकास होता है। ये वो नींव है जिस पर उसकी पूरी जिंदगी की सेहत, सीखने की क्षमता और उत्पादकता टिकी होती है। तो ये सिर्फ एक सामाजिक कल्याण का मुद्दा नहीं बल्कि एक आर्थिक रणनीति है। एग्जैक्टली। अब तक भारत का फोकस बाल मृत्यु दर को कम करने पर रहा है और हमने इसमें अच्छी प्रगति भी की है। लेकिन ध्यान सिर्फ जीवित रहने पर था, सर्वाइवल पर, फलने फूलने पर नहीं, थ्राइविंग पर नहीं। ये लेख कहता है कि अब हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। इसके लिए एकीकृत अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट यानी ECCD ढांचे का सुझाव दिया गया है। और इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। शादी से पहले कपल्स की काउंसलिंग ताकि वे माता पिता बनने के लिए तैयार हों, फिर माता पिता को बच्चे के विकास के हर चरण के बारे में शिक्षित करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना ताकि वे बच्चों में विकास संबंधी देरी को जल्दी पहचान सकें, और सबसे जरूरी स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा विभागों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए एक सिस्टम बनाना। एक हॉलिस्टिक अप्रोच। हाँ, जो मानती है कि एक स्वस्थ और बुद्धिमान नागरिक बनाने का काम जन्म के बाद नहीं बल्कि उससे भी पहले शुरू हो जाता है। ये तो हुई जमीनी स्तर पर यानी बॉटम अप अप्रोच से नींव मजबूत करने की बात। लेकिन हमारे स्रोतों में एक बड़े टॉप डाउन सुधार का भी जिक्र है और वो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या को हल करना है, ब्यूरोक्रेसी का जाल। अभी हमारे पास UGC, AICTE, NCTE जैसे कई नियामक निकाय हैं जिनके नियम कानून अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। नतीजा ये होता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का ज्यादातर समय और ऊर्जा इनोवेशन या रिसर्च पर नहीं बल्कि अलग अलग विभागों की कागजी कार्रवाई पूरी करने में निकल जाता है। सही। तो ये नया बिल इस जाल को कैसे साफ करेगा? ये एक सुपर रेगुलेटर बनाने की बात कर रहा है। क्या इससे एक नई और बड़ी ब्यूरोक्रेसी का खतरा नहीं है? ये एक जायज चिंता है और स्रोत बताते हैं कि बिल इसे लाइट बट टाइट यानी हल्का लेकिन सख्त ढांचे से सुलझाने की कोशिश करता है। लाइट बट टाइट? इसका मतलब है सरकार रोज रोज के कामों में दखल नहीं देगी, लेकिन जब बात क्वालिटी और नतीजों की आएगी तो पकड़ मजबूत रखेगी। और ये होगा कैसे? बिल इन सभी मौजूदा निकायों को एक बड़ी संस्था विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के तहत लाने का प्रस्ताव करता है। लेकिन इसके अंदर 3 अलग-अलग और स्वतंत्र परिषदें होंगी। एक नियम बनाने के लिए यानी रेगुलेशन, एक संस्थानों को मान्यता देने के लिए मतलब एक्रेडिटेशन, और एक पढ़ाई के मानक तय करने के लिए यानी स्टैंडर्ड्स। अच्छा। इसके अलावा एक सिंगल विंडो डिजिटल सिस्टम बनाया जाएगा जहां संस्थान खुद अपनी सारी जानकारी सार्वजनिक करेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और संस्थानों को ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी ताकि वे कागजों पर नहीं बल्कि परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। तो हमारे पास एक तरफ बच्चों के विकास जैसा एक बॉटम अप आइडिया है और दूसरी तरफ एजुकेशन बिल जैसा एक टॉप डाउन सुधार। लेकिन क्या हमारे पास जमीनी स्तर पर सफल हुए किसी बड़े सुधार का कोई उदाहरण है? बिल्कुल है, और ये एक शानदार कहानी है। कर्नाटक की भूमि परियोजना, जिसे अब 25 साल हो गए हैं, ये बॉटम अप बदलाव का एक क्लासिक केस स्टडी है। 2000 से पहले कर्नाटक में जमीन के सारे रिकॉर्ड्स हाथ से कागज पर रखे जाते थे। पटवारी या ग्राम लेखाकार के पास सारी ताकत होती थी, जिससे भ्रष्टाचार और सालों की देरी आम बात थी। मैं कल्पना कर सकता हूँ, अपनी ही जमीन का एक कागज लेने के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते होंगे। महीनों नहीं, कभी-कभी तो सालों लग जाते थे। भूमि परियोजना ने इसी सिस्टम को बदला। इसने 2 करोड़ से ज्यादा भूमि रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज किया। आज आप कर्नाटक में कहीं भी एक कियोस्क पर जाकर मिनटों में अपनी जमीन का RTC यानी अधिकार, किराएदारी और फसलों का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अब तक 39.8 करोड़ से ज्यादा RTC डिजिटल रूप से जारी किए जा चुके हैं।
लेकिन ये सिर्फ डिजिटलीकरण से तो नहीं हुआ होगा, मतलब टेक्नोलॉजी तो एक हिस्सा है। नहीं, और यही इसका सबसे महत्वपूर्ण सबक है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं था, इसने पूरी प्रशासनिक संस्कृति को बदल दिया। इस सिस्टम को कावेरी, जो कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है, और मोजीनी, जो डिजिटल सर्वे स्केच सॉफ्टवेयर है, उससे जोड़ा गया। अच्छा। इससे जमीनों की धोखाधड़ी वाली बिक्री लगभग नामुमकिन हो गई। और इसका फायदा सिर्फ जमीन मालिकों को नहीं हुआ। सरकार अब इसी डेटा का इस्तेमाल करके फसल मुआवजा या ऋण माफी जैसी योजनाएं सीधे किसानों के खाते में भेज सकती है, बिना किसी बिचौलिए के। ये दिखाता है कि जब टेक्नोलॉजी को प्रशासनिक सुधार की इच्छा शक्ति के साथ जोड़ा जाता है, तो ये सरकार और नागरिक के बीच भरोसे की एक मजबूत कड़ी बन सकती है। तो ये भूमि परियोजना एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक धीमी, जमीनी और 25 साल लंबी यात्रा एक पूरे राज्य में शासन को बदल सकती है। अब जरा घरेलू सुधारों से हटकर वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को देखते हैं, खासकर जलवायु परिवर्तन के मामले में। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 अब पूरी तरह से लागू हो गया है, जो कार्बन बाजारों की बात करता है। इसका भारत के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। भारत ने हाल ही में जापान के साथ एक जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए हैं। सतही तौर पर इसका मतलब है कि भारत अपनी कार्बन बचाने वाली परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट कमाकर जापान जैसे देशों को बेच सकता है। तो ये सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका है? नहीं, असली खेल पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्रोतों के अनुसार भारत का असली मकसद कार्बन क्रेडिट बेचना नहीं, बल्कि इसके जरिए आधुनिक तकनीक और जलवायु वित्त को भारत में लाना है। सरकार ने इसके लिए 13 बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी क्षेत्रों की पहचान की है, जैसे बैटरी स्टोरेज के साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी? हाँ, वो भी। जब जापान की कोई कंपनी भारत में इन क्षेत्रों में निवेश करेगी, तो वो अपने साथ टेक्नोलॉजी, विशेषज्ञता और पैसा लेकर आएगी। ये भारत के औद्योगिक विकास को गति देने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। ये तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें वैसी ही प्रशासनिक चुस्ती दिखानी होगी जैसी भूमि परियोजना में दिखी थी। इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक मजबूत घरेलू ढांचा और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाना होगा, ताकि निवेशक ब्यूरोक्रेसी में ना फंसे। और अब उस विश्लेषण पर आते हैं जिसका मैं इंतजार कर रहा था। इसने ऊर्जा और जमीन के इस्तेमाल को लेकर मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया। ये बायोफ्यूल की तुलना सौर ऊर्जा से करता है। हाँ, और इसके आंकड़े सचमुच चौंकाने वाले हैं। आज दुनिया में लगभग 3.2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर तरल बायोफ्यूल उगाने के लिए फसलें लगाई जाती हैं। ये जमीन जर्मनी या पोलैंड जैसे एक पूरे देश के बराबर है। एक पूरे देश के बराबर? हाँ, और इतनी बड़ी जमीन का इस्तेमाल करके हम अपनी परिवहन ऊर्जा की जरूरत का सिर्फ 4% हिस्सा पूरा कर पाते हैं। सिर्फ 4%? ये तो बहुत ही कम लगता है। अब देखिए कि जादू कहाँ है। लेख कहता है कि अगर हम उसी 3.2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर फसलें उगाने की बजाय सौर पैनल लगा दें, तो हम एक साल में लगभग 32,000 टेरावाट घंटे बिजली पैदा कर सकते हैं। 32,000 टेरावाट घंटे? ये उसी जमीन से बायोफ्यूल के रूप में मिलने वाली ऊर्जा से 23 गुना ज्यादा है। 23 गुना? ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय है। 1 मिनट के लिए इस आंकड़े को सोचिए। 23 गुना ज्यादा ऊर्जा। इसे और आसान बनाते हैं। आज दुनिया की सारी कारों और ट्रकों को अगर इलेक्ट्रिक बना दिया जाए, तो उन्हें चलाने के लिए लगभग 7,000 टेरावाट घंटे बिजली चाहिए होगी। ठीक है। इसका मतलब है कि जिस जमीन पर हम आज बायोफ्यूल उगा रहे हैं, उसके सिर्फ 1/4 हिस्से पर सौर पैनल लगाकर हम पूरी दुनिया के सड़क परिवहन को बिजली दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी सबसे कीमती चीजों में से एक, हमारी जमीन का इस्तेमाल ऊर्जा पैदा करने के लिए बहुत ही गलत तरीके से कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसका सीधा सा वैज्ञानिक कारण है। पौधे सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलने में बहुत अक्षम होते हैं। उनकी एफिशिएंसी 1% से भी कम होती है। सिर्फ 1% से भी कम? हाँ, वहीं आज के सामान्य सौर पैनल भी 15 से 25% तक कुशल होते हैं। यह लेख हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। जब हमारे पास ऊर्जा उत्पादन के इतने बेहतर और कुशल तरीके मौजूद हैं, तो क्या हमें अपनी उपजाऊ जमीन का इस्तेमाल ईंधन उगाने के लिए करना चाहिए? तो आज हमने भारत की कहानी के कई हिस्से देखे। एक तरफ इसरो और फिल्म सेंसरशिप जैसी समस्याएं हैं,
जो दिखाती हैं कि हमारे संस्थानों को बेहतर प्रक्रियाओं और ज्यादा पारदर्शिता की कितनी जरूरत है। और दूसरी तरफ विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव बनाने की गहरी सोच है, चाहे वो हमारे बच्चों के शुरुआती 3000 दिनों में निवेश करने का विचार हो, या उच्च शिक्षा को ब्यूरोक्रेटिक जंजाल से निकालने की कोशिश, या फिर भूमि जैसी जमीनी सफलता की 25 साल लंबी कहानी हो। और इन सब के बीच भारत वैश्विक मंच पर ऊर्जा और जलवायु को लेकर बड़े फैसले ले रहा है। अंत में एक विचार, आज के स्रोतों में हमें बदलाव के 2 मॉडल साफ दिखे। एक है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक जैसा टॉप डाउन दृष्टिकोण, जो एक बड़े कानूनी बदलाव से पूरे सिस्टम को एक झटके में सुधारने की कोशिश करता है। और दूसरा है भूमि परियोजना जैसा धीमा, जमीनी, बॉटम अप सफर, जो धीरे धीरे दशकों में प्रशासनिक संस्कृति को बदलता है। जैसे कि भारत 2047 की ओर देख रहा है, सवाल ये उठता है कि स्थायी परिवर्तन के लिए कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावी है? क्या जवाब बड़े साहसिक सुधारों में है, या फिर भूमि जैसी शांत, धैर्यवान क्रांतियों में? या असली चुनौती इन दोनों के बीच सही संतुलन खोजने में? नमस्कार। आज 12 जनवरी 2026 है। आज हमारे